इरेशनल डेंसिटी थ्योरम क्या कह रही है? सपोज वी हैव टू रियल नंबर x एंड y इन R and y is greater than x, then there exists an irrational number z in between this x and y. So suppose I have taken in place of x and y, we have taken x into under root 2 and y into under root 2. Then these two are real numbers, and by rational density theorem, there exists a rational number in between them. Now divided by root 2. So what will happen? X less than r by root 2 and less than y. But r by root 2 is irrational number. Why? Because r is a rational number. So this means there exists an irrational number in between two real numbers. Do you agree at this point? Sir, there exists r belongs to r. R belongs to q. Q is the set of rational number. ऊपर हम लोग ने किया दो रियल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, तो क्या होगा? हमारे पास एक रियल नंबर है x अंडर रूट 2 एंड दूसरा रियल नंबर है y अंडर रूट 2, उसके बीच में एक रैशनल नंबर r आएगा. अब इस रैशनल नंबर, इस पूरी इनइक्वालिटी को हम रूट 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बीच में क्या आ जाएगा? इरेशनल नंबर. तो इसका मतलब दो रियल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर मिल जाएगा. ओके सर. इज इट ओके? रैशनल डेंसिटी थ्योरम तो क्लियर है ना? दो रियल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर मिलेगा. ऊपर हम लोग ने कंस्ट्रक्ट किया कि दो रियल नंबर के बीच x और y हम लेंगे, सो एक रैशनल नंबर m बाई n हमको, एक रैशनल नंबर m बाई n हमको यहाँ पे मिल गया था. यस, तो चलिए आगे चलते हैं. सो लेट मी हैव दिस. सो टुडे इज 22/01/21. नाउ हम लोग को करना क्या है? हम एक्चुअली दिखाना चाहते हैं कि रियल नंबर सेट के ऊपर जितने भी कोसी सीक्वेंस होते हैं वो कन्वर्जेंट होते हैं. कन्वर्स आपको पता है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोसी होता है. कन्वर्स पता है ना आपको? यस. हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोसी होता है. इसको आप प्रूव कर सकते हैं, ना सिर्फ रियल नंबर के लिए बल्कि आप लोग किसी भी इन जनरल मैट्रिक स्पेस में दिखा सकते हैं कि इफ यू टेक एनी कन्वर्जेंट सीक्वेंस देन दैट विल बी कोसी. चलिए, तो हम लोग उल्टा चलते हैं. उल्टा चलने के लिए कुछ चीजें हमको करनी पड़ेंगी और उसको हम लोग डिफाइन करते हैं पहले. तो चलिए मोनोटोन सीक्वेंस डिफाइन करते हैं. दिस विल जस्ट बी ए रिकॉल ऑफ व्हाट यू हैव डन इन योर बीएससी, और आपने अगर नहीं किया है तो ध्यान से देखिए, ये चीजें आपको हम रिकॉल कर रहे हैं. सो व्हाट इज मोनोटोन सीक्वेंस? monotone sequence. What is monotone sequence? Let x is equal to, ये सारा चीज आपको बर्टल की बुक में मिल जाएगा जो हम कर रहे हैं. This be a sequence of real numbers we say that x is increasing if it satisfies x1 less than equal to x2 less than equal to and so on, xn less than equal to xn plus 1 less than equal to and so on. Is it okay? So this is called increasing. When the n plus 1th term is greater than equal to the nth term of the sequence, then we will say that the sequence is increasing. And now we say x is decreasing. We say x is decreasing if it satisfies x1 greater than equal to x2 greater than equal to and so on, xn greater than equal to xn plus 1. So n plus 1th term is less than equal to the nth term of the sequence, then we will say that the sequence is decreasing. And when the sequence is increasing or decreasing, then we will say that the sequence is monotone. So we say x is monotone if it is either decreasing or increasing.
और इंक्रीजिंग। सर इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। व्हाट? सर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों ना होगा सर, यहाँ नहीं समझ। अगर इंक्रीजिंग है तब भी मोनोटोन है और डिक्रीजिंग है तब भी मोनोटोन है। किसी भी सर एक कंडीशन के लिए सर सेटिस्फाई हो जाएगा मोनोटोन। हाँ, मोनोटोन में दोनों चलेगा, इंक्रीजिंग को भी मोनोटोन बोलेंगे और डिक्रीजिंग को भी मोनोटोन बोलेंगे। तो इंक्रीजिंग को मोनोटोन इंक्रीजिंग बोल देते हैं अक्सर, और डिक्रीजिंग को मोनोटोन डिक्रीजिंग बोल देते हैं, बट दोनों सीक्वेंस को मोनोटोन सीक्वेंस बोलते हैं। सर कोई सीक्वेंस केवल अगर सर डिक्रीजिंग है तो सर उसको मोनोटोन बोल सकते हैं। हाँ, और कोई सीक्वेंस अगर इंक्रीजिंग है तो उसको भी मोनोटोन बोल सकते हैं। ओके। मोनोटोन का मतलब दोनों में से कोई, या इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग। ठीक है, तो अक्सर डिक्रीजिंग को मोनोटोन डिक्रीजिंग बोल देते हैं और इंक्रीजिंग को मोनोटोन इंक्रीजिंग बोल देते हैं। सो इन बोथ द केसेस मोनोटोन वर्ड इज ट्रू। Then there is a सर ये theorem तो that is called पॉसिबल, Yes, please. ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक सीक्वेंस इंक्रीजिंग भी हो डिक्रीजिंग भी हो। हो हाँ, सकता है। कांस्टेंट सीक्वेंस जैसे वो इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, क्योंकि हम लोग की डिफिनेशन में लेस देन इक्वल टू लिया गया। ओके सर। ठीक है ना, तो हम लोग वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, एक थ्योरम है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। What is the statement of this theorem? A monotone sequence of real number is convergent if and only if it is bounded. प्रूफ। चलिए हम लोग इसका प्रूफ जल्दी से देखते हैं। मोनोटोन सीक्वेंस क्या होगा, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। ठीक है, सो सपोज x is equal to xn is monotone इंक्रीजिंग सीक्वेंस। दोनों में से एक तो होगा, मान लीजिए इंक्रीजिंग के लिए हम कर रहे हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस। देन also suppose x is bounded. ठीक है, then the set A is equal to xn such that n is greater than equal to 1 is bounded set. और R का ये बाउंडेड सेट हुआ ना। So, अगर ये सेट बाउंडेड है तो इस सेट का क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड होगा। देन बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी of R, A has least upper bound. Let me give some name to this least upper bound, U say. Agree on it or not? सर लिस्ट अपर बाउंड को यूज से सर डिनोट करेंगे। हाँ, हम मान ले रहे हैं, कुछ भी मान लो, जो नंबर Okay, अच्छा लगे वो मान Okay. सकते हो। तो हमने यहाँ पे U मान लिया। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग लिए थे ना, तो इसलिए हमने लीस्ट अपर बाउंड लिया यहाँ पे। नाउ गिवन एनी एप्सिलॉन greater than 0, U minus epsilon is not upper bound of A. एग्री कर रहे हो इससे? यस सर।
Yes, sir. तो क्या होगा? देन देयर एग्जिस्ट n in n such that xn, ये अपर बाउंड तो है नहीं, तो xn क्या करेगा? इससे ऊपर चला जाएगा। इस सेट का कोई ना कोई टर्म तो इससे ऊपर जाएगा ना, और सेट का टर्म है क्या? सीक्वेंस का ही टर्म है। तो कोई ना कोई सीक्वेंस का टर्म इस u माइनस एप्सिलॉन से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, एग्री कर रहे हो ना यहाँ पे? Yes, sir. दिस implies xn belongs to u minus epsilon u plus epsilon, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि वो u से तो ऊपर जाएगा नहीं। ये जो xn है वो u से तो ऊपर जाएगा नहीं। वाई? बिकॉज u इज द लीस्ट अपर बाउंड। तो ये xn क्या होगा? इससे ऊपर चला जाएगा बट u से नीचे रहेगा। yes, ठीक है, अब अगर xn इस रेंज में आ गया तो xn के ऊपर वाले टर्म क्या है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, तो xn से बड़े होंगे, लेकिन वो भी तो u से छोटे होंगे। सो इसका मतलब xn बिलोंग्स टू u माइनस एप्सिलॉन u प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, सो व्हाट डज इट मीन? दिस सिंपली मीन्स दैट mod of xn minus u is less than epsilon for all n greater than equal to n. Hence, xn converges to u. So क्या हो गया? अगर हमारे पास मोनोटोन सीक्वेंस है, मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, एंड इफ इट इज बाउंड लीस्ट अपर बाउंड, बात समझ में आई? सिमिलरली हम लोग मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस ले सकते हैं। सिमिलरली इफ वी टेक मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस which is bounded then that sequence will converge to its ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो सीक्वेंस क्या करेगा? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इट्स को हटा देते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट xn such that n is greater than equal to 1, इस सेट का जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा उस पर कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक है, सो प्रूफ इसको इसी तरह से लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? सर जरा उसको बताइएगा एक बार, xn बिलोंग्स टू u माइनस एप्सिलॉन टू u प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन कैपिटल n। सर वो कहाँ से लिख दी? फॉर हाँ। ऑल n इज ग्रेटर देन कैपिटल n देखो वाला। ये जो सीक्वेंस है हमारा इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमने लिया है, तो जब सीक्वेंस इंक्रीजिंग है तो xn के बाद वाला टर्म क्या होगा? xn से बड़ा होगा, ऐसे ही होगा ना। और xn क्या हो गया? xn जो है u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा चला गया, तो उसके बाद वाला टर्म और बड़ा होगा, लेकिन u क्या अपर बाउंड है, सब u के अंदर आएगा। यानी सीक्वेंस का सारा टर्म u माइनस एप्सिलॉन से लेके u के बीच में आ गया। सो इसका मतलब सीक्वेंस का सारा टर्म जो कैपिटल N से बड़े जा रहा है, xn such that n is greater than equal to capital N, that will lie in the interval u minus epsilon and u plus epsilon. सर इसे ऐसा कर सकते हैं कि सर एक्सन जो कैपिटल एन से सर डिनोट किए हुए हैं और यू के बीच में सर एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जो यू माइनस इप्सिलॉन और यू प्लस इप्सिलॉन के बीच का ही होगा, बट यू से लेस देन ही होगा। वो नंबर किसको बोल रहे हो? ये यही तो एक नंबर है जो कि u माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है और u से छोटा है। यस सर। सर आप तीसरे स्टेप में जो इम्प्लाइज दैट एक्स और सर स्मॉल एन से जो सीक्वेंस को आप डिनोट किए हैं, हाँ, तो वो तो सर एक्सन और यू के सर बीच का ही ना है। हाँ, xn और u के बीच का है, बिल्कुल।
सर वही ना बोल रहे हैं सर, ऐसा समझ सकते हैं कि एक्स एन और यू के बीच में एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करेगा जो यू माइनस इप्सिलॉन और यू प्लस इप्सिलॉन के में बिलोंग्स करेगा, बट एक्स एन से बड़ा और यू से छोटा होगा। इस एक्शन से बड़ा या बराबर भी हो सकता है। यस सर, यस सर, यस सर। ये देखो, ये लाइन है, इस लाइन में यहाँ पे u है और यहाँ पे u माइनस एप्सिलॉन है, और ये जो सीक्वेंस इधर से आ रहा है वो इसको जंप करके यहाँ कहीं आएगा, लेकिन सीक्वेंस की प्रॉपर्टी ये है कि ये बढ़ रहा है हमेशा, तो बाकी जो टर्म आएंगे वो इसके बाद आएंगे। लेकिन समस्या ये है कि इससे ज्यादा जाएगा नहीं कोई, तो इसका मतलब यहां से लेकर और u प्लस एप्सिलॉन के बीच में सारे टर्म आ जाएंगे, जो टर्म इस एक्शन से बड़े वाले टर्म होंगे। बस यही बात हम कहना चाह रहे हैं, अब इसको तुम जैसे समझो। समझिए। ठीक है, दिस प्रूफ इज ओके। दिस इज कॉल्ड मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। इसका मतलब कोई भी मोनोटोन सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस अगर बाउंडेड है तो वो कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज कहाँ करेगा? लीस्ट अपर बाउंड पे करेगा या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे करेगा। ये डिपेंड कर रहा है कि मोनोटोन इंक्रीजिंग है या मोनोटोन डिक्रीजिंग। ठीक है, अब चलिए एक और टर्म हम लोग डिफाइन। सर यहाँ पे कंडीशन Yes. इफ एंड ओनली इफ है, तो मतलब हम लोग को ये भी प्रूफ करना पड़ेगा ना, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो वो कन्वर्ज करेगा, अभी हम लोग प्रूफ किए, तो अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वो बाउंडेड होगा। अच्छा ये बताओ, यही तो ये प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है। Conversely, suppose sequence is bounded, ठीक है, तो ये दिखाने की जरूरत है क्या कि बाउंडेड सीक्वेंस जो है, सॉरी कन्वर्जेंट मान लेते हैं। तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होता है, ये दिखाने की जरूरत है क्या? नो सर। नो सर, तो वो हो तो गया, डेफिनेशन से आ जाएगा। यस। डेफिनेशन अप्लाई करिए और दिखा सकते हैं कि सपोज सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, देन आई एम लीविंग इट एज एक्सरसाइज, शो दैट इट इज बाउंडेड। ठीक, तो हो जाएगा। तो ठीक है, नहीं यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अब चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं, सब सीक्वेंस डिफाइन करते हैं। सब सीक्वेंस किसको बोलते हैं? सब सीक्वेंस। लेट x is equal to xn be a sequence of real numbers। यहाँ पे हम रियल नंबर नहीं भी लिखें तो आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि सब सीक्वेंस की डेफिनेशन वही रहेगी मैट्रिक स्पेस में भी। एंड लेट n1 less than n2 is less than and so on be strictly increasing sequence of natural numbers। Then the sequence x dash x and k is called subsequence, called a subsequence of x। समझ में आ रही है डेफिनेशन? जो सीक्वेंस था उसी में से कुछ टर्म को इकट्ठा करके सीक्वेंस बना देंगे हम, तो हो जाएगा सब सीक्वेंस। जैसे कि सीक्वेंस क्या था, x इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4 x5 s6, ऐसे सीक्वेंस था। अब नेचुरल नंबर का कोई सीक्वेंस ले लिए, मान लीजिए 1 ले लिए, 1 के बाद हमने ले लिया 3 ले लिया, 3 के बाद 4 ले लिया, 4 के बाद 6 ले लिया एंड सो ऑन। तो सब सीक्वेंस क्या हो गया, पहले x1 लिखे, फिर x3 लिखे, फिर x4 लिखे, फिर s6 लिखे एंड सो ऑन, जिस तरह से यहाँ टर्म चूज किए वो हो गए। तो इसमें क्या हो गया,
जो टर्म्स हो गए कम हो गए, ऊपर वाले सीक्वेंस से क्या होगा, कम टर्म आए ना, लेकिन तो सर इसीलिए इसमें इसको टर्म को मेंटेन भी तो करना पड़ेगा ना। क्या, जैसे x1 के बाद x3 के बाद x4, तो इसको सर x1 के बाद x4 और बाद में x3 नहीं ना लिख सकते हैं। नहीं, x2 हाँ सर, टर्म को तो मेंटेन करना पड़ेगा ना। हाँ टर्म को मेंटेन करना पड़ेगा, ओके सर। इसीलिए तो लिया ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एलिमेंट्स लिए और टर्म को मेंटेन भी करेंगे, जिस क्रम में ऊपर है पहले जो है और बाद में जो है उसी क्रम में लेंगे, ठीक है। x2 ना हुआ। इस सीक्वेंस में x2 नहीं है ना, तो सब सीक्वेंस जो हमारा बना उसमें x2 नहीं है, जो जो यहाँ पे आ रहा है उसमें उसी के करस्पॉन्डिंग टर्म को हम लोग ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे n1 n2 हमने जो चूज किया उसी के अकॉर्डिंगली सब सीक्वेंस के एलिमेंट आएंगे, xn1 पहला होगा, xn2 दूसरा होगा, xn3 दूसरा होगा, एंड सो ऑन। इज इट ओके? यस यस सर। सीक्वेंस के जो टर्म है उन्हीं में से कुछ टर्म को हम ले लेंगे उसी क्रम में, तो उसको हम बोलेंगे सब सीक्वेंस हो गया वो, ठीक है। चलिए अब एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम। ये थ्योरम ये कहती है कि कोई भी सीक्वेंस ले लो, उसमें एक सब सीक्वेंस ऐसा मिलेगा जो मोनोटोन है। सो लेट मी राइट द स्टेटमेंट, इफ x is equal to xn is a sequence of real numbers, then there is a subsequence of x that is monotone। मोनोटोन मतलब या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी सीक्वेंस लोगे उसके अंदर हम एक सब सीक्वेंस ऐसा बना सकते हैं जो या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। सो प्रूफ, इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, हम लोग जैसे पहले वाले प्रूफ किए हैं वैसे इसको कर लेते हैं जल्दी से। सो लेट xn बी ए xn be a sequence of real number sequence of real number, ठीक है। Now I am defining one thing that is called peak term. We say that the mth term xm of x is peak term if xm is greater than or equal to xn for all n such that n is greater than or equal to m। डिफिनेशन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। सीक्वेंस का mth टर्म है उसको हम लोग पीक टर्म बोलेंगे अगर वो mth टर्म बड़ा होगा सारे टर्म के लिए जो उसके बाद आ रहे हैं, ठीक है ना। बल्कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट मी राइट इट लाइक दिस। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? इस डिफिनेशन को क्या आप समझ पा रहे हैं? यस सर। तो ऐसे बहुत सारे टर्म हो सकते हैं जो अपने बाद आने वाले टर्म से में बड़े हों, तो उनको क्या बोलेंगे? पीक टर्म बोलेंगे। जैसे मान लो कि कोई मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमने ले लिया, मान लो हमने ले लिया x1
और ये बड़ा है x2 से और x3 से एंड सो ऑन। ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग एक सीक्वेंस हमने बना दिया। तो x1 क्या हो गया, ये पीक टर्म हुआ। यस सर। x2 भी पीक टर्म हुआ क्योंकि वो अपने बाद वाले सारे टर्म से बड़ा है। x3 भी पीक टर्म हुआ क्योंकि वो अपने बाद वाले सारे टर्म से बड़ा है। सो एक नहीं बहुत सारे पीक टर्म हो सकते हैं किसी सीक्वेंस में। और जैसे मान लो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस लिए and so on, then x1 is not a peak term, x2 is also not a peak term, x3 is also not a peak term. In fact, no term of this sequence is a peak term. So peak term may exist and peak term may not exist. ठीक है ना? तो किसी सीक्वेंस में पीक टर्म हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। पीक टर्म का मतलब किसी टर्म को पीक टर्म बोलेंगे अगर उसके बाद जितने टर्म आ रहे हैं उसमें वो सबसे बड़ा हो। समझ में आ रहा है? डिक्रीजिंग में ही लागू होगा। डिक्रीजिंग में नो पीक टर्म, ठीक है ना। कोई मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोन डिक्रीजिंग सीक्वेंस, उसमें कोई पीक टर्म नहीं है क्योंकि हर टर्म अपने बाद वाले टर्म से छोटा ही है। सर तो नीचे वाला ठीक है, मोनोटोन इंक्रीजिंग ना है सर, एक्सएन जो है वो एक्सएन प्लस 1 से छोटा आ रहा है, तो मोनोटोन इंक्रीजिंग नीचे वाले को नहीं बोलेंगे। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गया आपका मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, है ना, ये डिक्रीजिंग हो गया तो इसमें नो पीक टर्म, नो पीक टर्म। एंड इसमें क्या हो गया, ऑल टर्म्स आर पीक टर्म। सर इसमें तो सारे टर्म पीक टर्म हो जाएंगे ना। कंफ्यूजन हो रहा है सर। डिक्रीजिंग में तो सब टर्म हो रहा है ना। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग में सारे टर्म पीक टर्म हो जाएंगे, लेकिन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग में कोई भी टर्म पीक टर्म नहीं मिलेगा। यस यस यस, 1 सेकेंड। दिस इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस और इसमें ऑल टर्म्स आर पीक टर्म और इसमें नो पीक टर्म। ठीक है, अब ठीक है। सो दिस वाज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस एंड दिस वाज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस में नो पीक टर्म और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस में क्या हो गया, ऑल टर्म्स आर पीक टर्म्स। अब ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है, ओके। तो ये था हमारा डिफिनीशन जो बीच में हमने डाल दिया। अब देखो हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे किसी सीक्वेंस में हम लोग मोनोटोनिक सब सीक्वेंस बनाएंगे। सो दो से केस हो सकता है। केस 1, x has infinitely many peak terms, ठीक है। सो पिक टर्म होंगे तो कोई पहला पिक टर्म पड़ेगा तो उसको m1 से डिनोट कर देते हैं, दूसरा जो जहां पिक टर्म पड़ा होगा उसको m2 से डिनोट कर देते हैं, फिर कोई तीसरा पिक टर्म पड़ा होगा m3 से डिनोट कर देते हैं और इस तरह से पिक टर्म को लिस्ट कर लेते हैं। सो लेट दिस बी peak terms of xn such that m1 से बड़ा m2, m2 से बड़ा m3 एंड सो ऑन। ठीक है, नाउ बाय द definition of peak term clearly xm1 is greater than equal to xm2, xm3 and so on. So this sequence is, this subsequence is decreasing sequence. तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिल गया ना। अगर इनफाइनाइटली मेनी पीक टर्म्स मिल रहे हैं तो क्या हो गया, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस मिल गया। केस 2, x has finitely many peak terms
Do you understand what I want to say? Case 1 clear है? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन कहीं पे? ठीक है, अब मान लो फाइनाइटली मेनी पिक टर्म्स हैं। फाइनाइटली मेनी पिक टर्म्स में जीरो भी आ सकता है, यानी कोई पिक टर्म नहीं है, वो केस भी। यस यस प्लीज। सर हेलो। हाँ यस प्लीज। आर यू गेटिंग माई वॉइस? यस प्लीज आस्क। ओके, हु वांट टू आस्क? प्लीज सर वो आस्क। शायद सम्राट लेफ्ट कर दिया कर सर। दिया। अच्छा ठीक है, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, देयर मे बी नेटवर्क प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। So let us continue and so case 1 is okay. Suppose x has finitely many pick terms. मान लो finitely many pick terms है इसमें, तो क्या होगा? तो उसको लिस्ट कर लेते हैं कि कौन कौन से finitely many pick terms हैं. That may also be zero. So suppose x n1, x n2 से लेकर x nk are peak terms, are only peak terms of x where n1 n2 and nk. ठीक है, so take s1 to be nk plus 1. Now x s1 is not a peak term. ये बात तो क्लियर है, क्योंकि जो पिक टर्म थे वो हमने ले लिया। अब उसके बाद वाला जो टर्म है ये पिक टर्म तो होगा नहीं। Is it okay? So there exists a s2 greater than s1 such that ये पिक टर्म की होता तो क्या होता, ये बाकी आने वाले सारे टर्म से बड़ा होता। तो इसका मतलब ये पिक टर्म नहीं है, तो कम से कम एक टर्म ऐसा मिलेगा जो इससे बड़ा होगा, such that x s1 is less than maybe equal to x s2. एग्री कर रहे हो? बट x s2 पिक टर्म है क्या? ये पिक टर्म है? दिस इज नॉट पिक टर्म, क्योंकि पिक टर्म जितने थे हम ले चुके। सो देयर एक्सिस्ट s3 which will be greater than s2, so s2 से बड़ा s3 such that x s2 is less than equal to x s3. So continuing in this way, we get a sequence x s1, x s2, x s3 and so on, such that s1 से बड़ा s2, s2 से बड़ा s3 and so on. Hence x si is increasing. So in both the cases we get a monotonic sequence. एक केस में क्या हुआ, decreasing sequence मिला और एक केस में increasing sequence मिला. So what is the conclusion? Conclusion is that for any sequence we have a subsequence which is monotonic.
Is it okay or not? Yes, sir. So then we वो can say confusion- if the sequence Yes. if the sequence is infinite, then the monotonic sequence will also be infinite. देखो सीक्वेंस जो हमने डिफाइन किया है वो इनफाइनाइट सीक्वेंस ही है, हमने फाइनाइट सीक्वेंस डिफाइन ही नहीं किया है, Yes, sir. ठीक है ना। तो हमारे लिए जितना हम सीक्वेंस यूज कर रहे हैं सब इनफाइनाइट है। Okay, sir. So you need not to say infinite sequence, you may say that sequence. That's all. Okay, चलिए sir. अब एक थ्योरम स्टेट करते हैं जो कि इसी जो ऊपर हमने किया इसकी मदद से आ जाएगी, और उस थ्योरम का नाम है बोल्जानो-वायरस्ट्रास थ्योरम। बोल्जानो-वायरस्ट्रास थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है? ए बाउंडेड sequence of real number has a convergent subsequence. प्रूफ इसका बहुत ही आसान है। Suppose xn is a bounded sequence. Suppose xn is a bounded sequence of real numbers. ठीक है। अब मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम से बाई मोनोटोन subsequence theorem xn has a monotone subsequence but that subsequence is bounded, क्योंकि xn पूरा बाउंडेड है तो सबसीक्वेंस क्या होगा, वो भी बाउंडेड होगा। तो हमारे पास क्या हो गया, एक मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंस मिल गया। बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम that subsequence is convergent, and this proves the theorem. समझ में आई बात? बाउंडेड सीक्वेंस लिए तो अभी जो किया उससे एक मोनोटोन सबसीक्वेंस मिलेगा। मोनोटोन सबसीक्वेंस बाउंडेड होगा क्योंकि पूरा सीक्वेंस बाउंडेड है, और मोनोटोन बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्ज करता है, तो यानी सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। तो इसका मतलब कोई भी हम बाउंडेड सीक्वेंस लेंगे तो बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर के अंदर एक छोटा सब सीक्वेंस ऐसा मिलेगा जो कन्वर्ज कर रहा हो। समझ में आ रही बात? इसको बोलते हैं बोल्जानो-वायरस्ट्रास थ्योरम। यस और नो? टेल मी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Yes. ज्यादा तो नहीं हो रहा है? बाउंडेड हाँ बोलो नहीं सर, ठीक है। विष्णु जो बोलो। बाउंडेड सीक्वेंस रहेगा वो क्या बोलते हैं, मोनोटोन होगा सर इसमें? हाँ, क्योंकि जरूरी। मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम से हम एक मोनोटोन सब सीक्वेंस बना सकते हैं, है ना। अभी हमने किया कि कोई भी सीक्वेंस लेंगे तो उसके अंदर एक मोनोटोन सब सीक्वेंस होगा, तो हमने एक सीक्वेंस एक्सन लिया, उसका एक मोनोटोन सब सीक्वेंस बनाया। लेकिन एक्सन बाउंडेड है तो मोनोटोन सब सीक्वेंस भी बाउंडेड होगा। तो हम लोग सर एक्सेंट के बारे तो नहीं बोल रहे ना कि वो मोनोटोन है? नहीं, एक्सन को नहीं बोल रहे हैं। बाय मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम एक्सन हैज ए मोनोटोन सब सीक्वेंस, यस और वो सब सीक्वेंस जो होगा वो बाउंडेड भी होगा। लेकिन मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम ये कहती है कि बाउंडेड सीक्वेंस जो भी होगा कन्वर्जेंट होगा, तो वो सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। तो इसका मतलब
कोई भी सीक्वेंस लेंगे, अगर वो बाउंडेड है तो उसके अंदर एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा। ठीक है। यस सर। सर यानी कि हम लोग एक सीक्वेंस लिए हैं और उस सीक्वेंस में एक मोनोटोन सब सीक्वेंस मिला है, और चूंकि हाँ मेरा सीक्वेंस बाउंडेड है इसलिए वो सब सीक्वेंस भी बाउंडेड होगा, बिल्कुल और वो ठीक, मोनोटोन सब सीक्वेंस जो बाउंडेड है इसलिए कन्वर्जेंट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक, बस यही प्रूफ है इसका। ओके सर। ठीक, सर हम लोग चलिए एक ये और अच्छी बात। स्टेटमेंट करे थे बोलजानो वेरेस्ट्रस का। क्या चीज? बोलजानो वेरेस्ट्रस थ्योरम का एक और स्टेटमेंट हम लोग जो पढ़े थे वो। अच्छा हम बताते हैं, वो स्टेटमेंट बताते हैं। इसी चीज को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, इफ एंड ओनली बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ R has a limit point, यही पढ़े थे ना? यस सर। दूसरा स्टेटमेंट यही पढ़े थे ना? यस सर। और एक था। अब देखो दोनों इक्विवेलेंट कैसे है। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट है R का, ये R का एक बाउंडेड इनफाइनाइट सबसेट X लिया हमने, ये बाउंडेड है और इनफाइनाइट है, तो इसका मतलब इसके अंदर आप एक इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स को क्रम में रख सकते हैं, तो एक सीक्वेंस बना सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये सेट जो है इनफाइनाइट है, तो ये खत्म तो नहीं होगा, इसमें से एक एलिमेंट निकालो, उसका नाम दे दो x1, फिर दूसरा निकालो, फिर उसका नाम दे दो x2, x3, x4, और इस तरह से एलिमेंट एक एक निकालते जाओ और नाम देते जाओ, तो क्या बन जाएगा? एक सीक्वेंस बन जाएगा। इज इट ओके? नहीं ओके? फिर से देखो। x1 x2 सीक्वेंस बनेगा ना सर? हाँ हाँ, आई हैव ए इनफाइनाइट सेट, हमने एक इनफाइनाइट सेट लिया, ये बड़ा सा बैग है, उसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, उसमें से एक एलिमेंट निकाला हमने, x1 नाम दे दिया, ये x तो इनफाइनाइट है, खत्म तो नहीं होगा, फिर दूसरा निकाला x2, फिर तीसरा निकाला x3, चौथा निकाला x4 एंड सो ऑन। दिस इज अ सीक्वेंस नाउ, this set is bounded, so this sequence is a bounded sequence, so this xn is a bounded sequence, it will have a subsequence xn के, जो ऊपर वाली थ्योरम की, अगर ऊपर वाली थ्योरम सही है तो ये भी सही होगा, हम दिखा रहे हैं, तो इसका एक सब सीक्वेंस बनेगा xn के, और ये सब सीक्वेंस किसी पॉइंट x पे कन्वर्ज करेगा। तो अगर सीक्वेंस किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है तो ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा, सो इसका मतलब इस सेट में क्या होगा? लिमिट पॉइंट होगा, इस सेट का लिमिट पॉइंट होगा ना, यही दिखाना था। बाउंडेड सेट अगर इनफाइनाइट सेट ले लिया तो उसका लिमिट पॉइंट होगा। नहीं खाएंगे। यस सर। इज इट क्लियर? यस सर। जब भी आपके पास बाउंडेड इनफाइनाइट सेट होगा तो उससे एक सीक्वेंस बना सकते हैं, जो सीक्वेंस बाउंडेड होगा क्योंकि उसी सेट का एलिमेंट से बना है, वो सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस बनेगा, और सब सीक्वेंस को मोनोटोन होगा और कन्वर्ज करेगा किसी पॉइंट पे, तो ये जो पॉइंट x हुआ है वो क्या हुआ? लिमिट पॉइंट हुआ इस सीक्वेंस का, तो इस सेट का भी लिमिट पॉइंट हुआ। ये आप आसानी से दिखा सकते हैं कि ये पॉइंट सेट का लिमिट पॉइंट होगा। अच्छा उल्टा भी सही है, अगर आपको ये बात पता है कि बाउंडेड इनफाइनाइट सेट ऑफ R हैज ए लिमिट पॉइंट, तब क्या होगा? मान लीजिए कोई सीक्वेंस दिया हुआ है xn जो कि बाउंडेड है, तो ये क्या हो गया? ये सेट सीक्वेंस जो हो गया वो एक बाउंडेड सबसेट हो गया R का, और इस बाउंडेड सबसेट का एक लिमिट पॉइंट होने का मतलब क्या है कि इस सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स जो हैं, टर्म्स जो हैं x की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब एक सब सीक्वेंस मिलेगा जो x पे कन्वर्ज करेगा। सो इन बोथ द वे द थिंग्स आर ट्रू, सो दोनों स्टेटमेंट हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज Bolzano-Weierstrass थ्योरम। Is it okay? Still we have 4 minutes, and I will take 2 or 3 more minutes from you. Yes. सर अगर बोल्जेनो-वेस्टर्स थ्योरम एग्जाम में आएगा तो सर हम लोग कोई सा भी कर सकते हैं, थ्योरम लेके प्रूव कर सकते हैं, कोई सा भी स्टेटमेंट लेके। हाँ कोई सा भी स्टेटमेंट लेके आप कर सकते हैं। और सर प्रूफ लिखे हैं सर, वो जो लैंग्वेज में आप लिखे हैं सर वही दे देंगे कि भाई जो होता है हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़े वो ला देंगे? जो अच्छा लगेगा वो दे देना, और ऐसा लिख देना कि इसको लिखने के बाद हमको समझ में आ जाए तो हम नंबर दे देंगे, और हमको अगर समझ में नहीं आएगा तो नंबर हम काट लेंगे। यस सर।
ठीक है ना। अच्छा, सारा चीज तुम लोग नंबर से ओरिएंटेड होके क्यों सोचते हो? थोड़ा सा समझने के लिए भी सोचो ना, कि ये समझ में आ रहा है इस तरह से कि नहीं आ रहा है। अच्छा कोई नहीं, जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा वो लिखना, और अगर ऐसा करोगे तो नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम एक आपको एक्सरसाइज दे देते हैं। इसको प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन चलिए आप भी कुछ प्रूफ करिए। इफ xn, प्रूफ बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। xn इज ए सब सीक्वेंस of a Cauchy sequence xn and sorry xnk कर देते हैं, सब सीक्वेंस ले रहे हैं, and xnk suppose it converges to x, then xn converges to x। ठीक है, मान लो कि हमने कोसी सीक्वेंस का एक सब सीक्वेंस लिया, और कोसी सीक्वेंस का सब सीक्वेंस किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि कोसी सीक्वेंस भी कन्वर्ज कर जाएगा उस पॉइंट पे। ठीक है, इसको आप प्रूफ करिएगा अपने से। प्रूफ छोड़ दें, प्रूफ आगे चले। पहले देखा है इसका प्रूफ आपने? यस सर सर। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं ना होगा? इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है। कन्वर्स इन द सेंस कि अगर कोसी सीक्वेंस किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, इनफैक्ट कोई भी सीक्वेंस अगर किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, तो जितने सब सीक्वेंस होते हैं सब उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं। ये भी आप एज ए एक्सरसाइज ले सकते हैं। इफ xn is converging to point x, then all its subsequence will converge to that point x। ये सर इसका एक स्टेटमेंट भी है, कन्वर्जेंट इसका तो सीक्वेंस का थ्योरम भी पूरा है ना। सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सर, यस सर। ठीक है। लेकिन कोसी सीक्वेंस का अगर सब सीक्वेंस कन्वर्ज करता है, तो कोसी सीक्वेंस भी वहीं कन्वर्ज कर जाता है। लेकिन ऐसा हर सीक्वेंस के लिए नहीं होता। जैसे कि मान लो हम एक सीक्वेंस ले रहे हैं 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1, तो इसके दो कन्वर्जेंट सीक्वेंस मिल सकते हैं। एक 1 1 1 1 लोगे तो एक सब सीक्वेंस मिल जाएगा, और एक -1 -1 एंड सो ऑन लेंगे तो एक सब सीक्वेंस मिल जाएगा। ये 1 पे पर यहाँ कन्वर्ज कर रहा है, और ये -1 पे कन्वर्ज कर रहा है। तो ये एक सीक्वेंस है, बाउंडेड भी है, लेकिन इस सीक्वेंस के जो सब सीक्वेंस हैं, एक 1 पे कन्वर्ज कर रहा है, एक -1 पे कन्वर्ज कर रहा है, और ये सीक्वेंस कहीं कन्वर्ज नहीं कर रहा है। हाँ सर, इसीलिए तो सर मतलब स्टेटमेंट जो है वो तो ये है ना सर, कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका सारा सीक्वेंस, सारा सब सीक्वेंस उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही यस स्टेटमेंट। सर। और ये जो हमने प्रूफ करने के दिया है वो दूसरा स्टेटमेंट है, वो है कि तो अगर ये सब ऑसिलेटिंग। हाँ ये ऑक्सीलेटिंग है। जो हमने प्रूफ करने के लिए दिया है वो दूसरा है, वो ये है कि अगर सब सीक्वेंस है कोसी सीक्वेंस का, और वो सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, तो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। तो ये किस केस में होगा? जब कोसी सीक्वेंस हम लोग लेंगे तो। इन जनरल सर किसी भी एवरी सीक्वेंस में। हाँ, सर एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट ही होगा ना सर? नहीं, सारे कोसी सीक्वेंस सर ने सब सीक्वेंस को कन्वर्ज कराया, फिर प्रूफ करने के लिए दिया कि देन उसका सीक्वेंस भी उसी पे क्या कन्वर्ज करेगा, इसी को तो चेक करना। देखो, जब कोसी सीक्वेंस कन्वर्ज करने लगेंगे तो ऐसे मैट्रिक स्पेस को बोलते हैं कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। आर में आर जो होता है कंप्लीट मैट्रिक स्पेस होता है। इसी बात को हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि आर एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। अभी हम करके दिखाएंगे आपको प्रूफ। लेकिन इन जनरल कोई भी मैट्रिक स्पेस कंप्लीट नहीं होता। यस सर। ठीक है, तो आर क्योंकि कंप्लीट है, इसलिए आर के अंदर जो भी कोसी सीक्वेंस होगा वो कन्वर्ज करेगा। अब चलिए हम इसी को प्रूफ करते हैं। प्रीपोजिशन है ये कि सारे कोसी सीक्वेंस कन्वर्ज करते हैं आर में। इसको बोलते हैं कोसी। आपका क्लास तो नहीं है ना 1 बजे से? नो सर, नहीं है क्लास। चलिए 5-7 मिनट हम और लेंगे। कोसी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया। कोसी कन्वर्जेंस क्राइटेरिया ये है कि ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज
convergent if and only if it is Cauchy sequence. Cauchy sequence. ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? अब देखिए सारा प्रूफ हम लोग बना लिए हैं, बस हम लोग को बताना है। एक पार्ट तो इजी है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोसी होता है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोसी। इस कोसी, दिस पार्ट तो ओके है, ये आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कोसी। इसको हम लोग नहीं प्रूफ कर रहे हैं, उल्टा सोचते हैं। सपोज xn is a Cauchy sequence. अच्छा, एक चीज आपको पता है, Cauchy sequence बाउंडेड होता है? यस सर। Show that every Cauchy sequence is bounded. तो ये एक और छोटी सी एक्सरसाइज आप लोग अगर कर लीजिएगा, सिंपल एक्सरसाइजेस है, मतलब आप कर सकते हैं इसको। कोसी सीक्वेंस बाउंडेड है तो क्या हो जाएगा, ये जो एक्सन हमने कोसी लिया, ये सीक्वेंस कैसा हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज एक्सन इज बाउंडेड। ठीक है, अगर एक्सन बाउंडेड हो गया, सो एक्सन हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, जो ऊपर थ्योरम की उससे एक्सन के इज ए कन्वर्जेंट subsequence of xn. Clear है यहां तक? This implies and suppose xnk converges to x. कन्वर्जेंट है तो कहीं कन्वर्ज करेगा। ऊपर जो हमने किया उसके हिसाब से xn will converge to x. Hence xn is convergent. समझ में आ रहा है? कन्वर्जेंट है तो कोसी है होगा, ये आप दिखा लेंगे। कोसी लिया तो क्या होगा, कोसी सीक्वेंस बाउंडेड होता है। बाउंडेड सीक्वेंस में क्या होता है कि कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलेगा। और वो कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस सपोज करो x पे कन्वर्ज करेगा, लेकिन एक्सन था क्या, कोसी था, और सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा था, तो एक्सन खुद भी उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा। तो इसका मतलब एक्सन कन्वर्जेंट हो गया, इसका मतलब हर कोसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया। डू यू एग्री एट दिस पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक है ना? तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, हम लोगों ने बेसिकली मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम यूज किया। और मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम कैसे आई थी, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर से आई थी। इसका मतलब ये जो प्रूफ हुआ कि कोसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इट इज एक्चुअली ए कंसीक्वेंस ऑफ कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। आर की जो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी हम लोगों ने ले रखी है, उसका ये कंसीक्वेंस है कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोसी होता है, सॉरी हर कोसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है। वन पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट है कि कोसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कोसी होता है, वो तो किसी मैट्रिक स्पेस में भी सही होगा। कन्वर्जेंट सीक्वेंस लोगे तो कोसी उसको आप दिखा सकते हो, बट कोसी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ये जरूरी नहीं है, बट आर के ऊपर ये होता है। सो इन दिस वे वी हैव शोन दैट आर इज कंप्लीट। सो आप इस बात को लिख सकते हैं, हेंस आर इज कंप्लीट। आर इज कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। सर तो शो करना भी होता कुछ ही सर, बाउंडेड भी तो आर के ही केस में ना शो करना है। हाँ, ऊपर जो शो करना होगा वो तो आर के केस में ही शो करना होगा, लेकिन इन जनरल भी बात सही है कि कोसी सीक्वेंस बाउंडेड होता है, किसी भी मैट्रिक स्पेस में भी दिखा सकते हो। जहां पे मॉड लोगे वहां पे डी लिख दोगे तो वो इन जनरल मैट्रिक स्पेस के लिए प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग दिखाएंगे कि आर एन कंप्लीट होता है। आर एन इज कंप्लीट।
टू शो, ये हम लोग को दिखाना है। ठीक है, आर को कंप्लीट दिखा दिए, आर एन को इसके बाद हम लोग कंप्लीट दिखाएंगे और फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, सो लेट मी स्टॉप